नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है बेहद जरूरी, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और अपने खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की, क्योंकि ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई थी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा है, तो इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा करेंगे कि समान नागरिक संहिता को लेकर के क्या दुविधाएं हैं, कौन सारी पार्टियां किस तरह से इसमें फायदा और नुकसान देख रही हैं, और उसी हिसाब से इसमें बहस चल रही है। तो इस पर खास चर्चा होगी। और इसके बाद बात होगी कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को आखिरकार कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री बनाया है। 2018 में बात हुई थी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अब जब सिर्फ 4 महीने चुनाव रह गए तो उप मुख्यमंत्री सिर्फ बनाया। क्या है मकसद? इसके बाद बात करेंगे कि कर्नाटक में चावल तो लोगों को मिला नहीं और सिर्फ पैसा मिल रहा है, वो भी सिर्फ बीपीएल लोगों को। तो ये जो वादे होते हैं, वादे करने वक्त सोचा नहीं जाता कि इसे कैसे पूरा करेंगे, इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एनरिक ए मनालो से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर 5वें संयुक्त आयोग की नई दिल्ली में बैठक। दोनों देशों के विदेश मंत्री ने की सह अध्यक्षता। रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग समेत निवेश से जुड़े विषयों की हो रही है समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर। लखीसराय के गांधी मैदान में विशाल जनसभा का कार्यक्रम। मुंगेर, जमुई और बेगूसराय की लोकसभा कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक के कार्यक्रम। उधर राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर में पार्टी के जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। जैसलमेर और बाड़मेर में भी कर रहे हैं पार्टी के नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन। नदबई में संपर्क रैली, महासंपर्क अभियान के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के यमुनानगर में जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जारी राजनीतिक हिंसा पर ममता सरकार पर भड़के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। राज्यपाल ने सिलीगुड़ी में कहा, ममता सरकार कानून व्यवस्था संभालने में रही पूरी तरह विफल। राज्यपाल ने कहा, अब हिंसा को और नहीं कर सकते बर्दाश्त। हमारा मकसद राज्य के हालात को तुरंत बदलना। अंतरिक्ष में बड़ी छलांग के लिए तैयार भारत। अगले महीने 12 से लेकर 19 जुलाई के बीच इसरो लॉन्च कर सकता है चंद्रयान 3। सारे टेस्ट पूरे हो जाने के बाद होगी सही तारीख की घोषणा। विशेष नमाज के साथ आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। प्रधानमंत्री ने दी बधाई, कहा समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना रहे कायम। साथ ही देवशयनी एकादशी के मौके पर देश भर में पवित्र नदियों में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सनातन कैलेंडर में आज से ही होती है चातुर्मास की शुरुआत। और एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज ईरान से हो रहा है भारत का मुकाबला। कल जापान को 62-17 से करारी शिकस्त देकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा मौजूदा चैंपियन भारत। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहले एजेंडे की, और सबसे पहला एजेंडा गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं, और दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का कई कार्यक्रम है। उसमें मुख्य रूप से मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर लखीसराय के गांधी मैदान में अमित शाह की विशाल जनसभा है, जिसमें वो जनता से संवाद कर रहे हैं। तो 9 साल पूरे होने के मौके पर यह विशाल जनसभा है। और लखीसराय की एक खासियत है कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर के अंतर्गत लखीसराय आता है, और वहीं पर अमित शाह गरज रहे हैं आज जनसभा में। अमित शाह का जिला भाजपा कार्यालय में मुंगेर, जमुई और बेगूसराय की लोकसभा की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। तो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर है
वहां पर दर्शन कर, पूजा कर, संपर्क से समर्थन अभियान के तहत ट्रस्टीगणों से मुलाकात भी। पटना में 23 जून को हुए विपक्षी एकता के महासम्मेलन के बाद अमित शाह का बिहार का ये दौरा काफी अहम है राजनीतिक रूप से। नीतीश कुमार जब से जेडीयू को महागठबंधन में शामिल किए हैं, उसके बाद से ये अमित शाह की पिछले 10 महीनों में 5वीं जनसभा बिहार में हो रही है। राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे लखीसराय से, जहां पर कि गृह मंत्री का ये कार्यक्रम है। राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, गृह मंत्री का कार्यक्रम जो जनसभा का है, मुझे लगता है शायद आप उसी मैदान में हैं, लखीसराय के उसी मैदान में। गृह मंत्री के कब तक पहुंचने की संभावना है? क्या कुछ इस विशाल जनसभा में गृह मंत्री रखने वाले हैं आज? देखिए लालचंद्र, गृह मंत्री अमित शाह इसी सभागार में जो है वो पहुंचेंगे और यहाँ पर वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लिए जो ये रैली आयोजित की गई है उसका यहीं से वो परिवर्तन का शंखनाद करने वाले हैं। उन्हें 2:30 बजे यहाँ पर पहुंचना था। 2:30 बजे अशोक धाम जो भोलेनाथ का जो मंदिर है वहाँ पर उन्हें पहुंचना है और पटना से ये कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर उनका उड़ चुका है। मूसलाधार बारिश चुकी हो गई थी, बारिश की वजह से थोड़ा सा गतिरोध देखने को मिला था। इसके बावजूद आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि भारी बारिश के बावजूद भी लोग जो है बड़ी तादाद में गृह मंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर लखीसराय पहुंचे हैं और आसपास के जो 2 और लोकसभा क्षेत्र हैं, जमुई, मुंगेर और बेगूसराय, इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के लोग जो हैं यहाँ पर जमा हुए हैं और इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ वो बैठक भी करेंगे। और यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और कहीं ना कहीं इस जो धरती की विलक्षणता है, आपने उसका जिक्र भी किया। यह मुंगेर से जो सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनकी यह कंस्टिट्यूएंसी है और शायद यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार यहाँ पहुंच रहे हैं, जहां से वो परिवर्तन का शंखनाद करेंगे, चुनावी टिप्स देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, उन्हें उत्साह से भरने के लिए, उत्साह का संचार करने के लिए, लोकसभा चुनाव का जो महासमर है उसका किला फतह करने की वो टिप्स देंगे। तो बस इंतजार किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, जो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। हम अपने कैमरामैन अभय से आपको कहेंगे कि वो जरा सा दिखाएं आपको यहाँ का जो नजारा है कि जो भीड़ है हमारी दाहिनी तरफ, वो आप देख सकते हैं कि भारी मूसलाधार बारिश के बावजूद भी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं। हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की ये अपेक्षाएं हैं कि गृह मंत्री आएंगे, राज्य सरकार पर हमले करेंगे और क्या कुछ वो विपक्षी बैठक पर अपना वक्तव्य देते हैं, इस पर तमाम लोगों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। राजेश, जैसा कि आप बता रहे थे कि 23 जून को पटना में जो विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, उसके बाद लल्लन सिंह के इलाके में आज गृह मंत्री गरजने वाले हैं कुछ देर में। साथ ही जो 10 महीने पूरे हुए हैं नीतीश कुमार को शिफ्ट किए महागठबंधन की तरफ, उसमें 5वीं जनसभा ये अमित शाह कर रहे हैं। क्या कुछ खास उनके एजेंडे में रह सकता है? निश्चित तौर पर वो विपक्षी एकता सम्मेलन के जवाब के रूप में बहुत कुछ बोल सकते हैं बिहार की जनता से। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ललन सिंह का गढ़ माना जाता है, ललन सिंह के गढ़ में आकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री यहाँ पर हुंकार भरेंगे, वो सिंह गर्जना करेंगे और कहीं ना कहीं शंखनाद करेंगे परिवर्तन का। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है लालचंद्र कि उन क्षेत्रों में अपनी पैठ जो है वो बढ़ाया जाए अधिक से अधिक, जहां पर उनके सांसद नहीं है। हालांकि ललन सिंह एनडीए की टिकट पर चुनकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन अब चूंकि महागठबंधन के साथ उनका नाता रिश्ता बन गया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने
कुछ चुनौतियां जरूर है, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, उत्साह का संचार करना और कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में सेंध लगाना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है, जो नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र सिंह का गढ़ है। शायद यही वजह है कि मंच पर आरसीपी सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, वो मंच पर विराजमान है, वो भाषण दे चुके हैं। अजय आलोक, जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रवक्ता है, उनका अभी भाषण हो चुका है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जदयू के गढ़ में सेंध लगाने की बीजेपी की कोशिश है। विपक्षी एकता पर निश्चित तौर पर अमित शाह जरूर बोलेंगे और राज्य सरकार की जो खामियां है उसको कहीं न कहीं एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और शिक्षकों की भर्ती में जो बीपीएससी में डोमिसाइल के सवाल पर जो पूरे देश भर के लोगों के लिए बीपीएससी की परीक्षा में शिक्षकों की भर्ती में उन्होंने प्रवेश देने का जो वायदा किया है नीतीश कुमार ने, उसका कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी वेतनदार दिया जाएगा, उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अब वो वादे जो है वो वादे फुर हो चुके हैं। इस पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो आक्रामक है। देखना होगा कि क्या अमित शाह इस मुद्दे को छूते हैं या नहीं। अमित शाह को बिल्कुल एक जिसे कहते हैं धुरंधर रणनीतिकार, राजनीति, चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। आज कई बैठकें होनी है लोकसभा कोर कमेटी के साथ अमित शाह की जनसभा के बाद। निश्चित रूप से वो बिहार के जो कार्यकर्ता हैं, बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको गियर अप करने की, उनको कुछ टिप्स दे सकते हैं आज इस बैठक के दौरान। और अपना आदर्शिक बोलने से लोगों को संबोधन करें। बिल्कुल लालचंद्र, आपने सही कहा कि जो कार्यकर्ता हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि अमित शाह एक ऐसे राजनेता हैं जो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो या ग्रास रूट पर आकर, छोटे छोटे जिलों और कस्बों में आकर भी वो रात बिताते हैं और कार्यकर्ताओं से वो रात में बैठ के करते हैं और उस दौरान छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के पीठ पर हाथ देकर उनका मॉरल बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं। या जो छोटी पार्टियां हैं, जो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इसमें बहुत कम जो है ये देखने को मिलता है, इसका बहुत अभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जो क्षेत्रीय छत्रप है वो बड़े बड़े लोगों और बड़े नेताओं के संपर्क में रहते हैं, लेकिन अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सालों भर किसी न किसी कार्यक्रम के जरिए अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि किशनगंज और पूर्णिया में भी जब अमित शाह आए थे, उन्होंने दिन में सभा की और रात में जब बैठक की तो पत्रकारों से भी मिले, स्थानीय लोगों से भी मिले, अपने कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने उत्साह बढ़ाया। अररिया किशनगंज के जो बीजेपी के वर्कर थे कटिहार के, उनसे उन्होंने बातचीत करी। और इसके अलावा जो स्थानीय कार्यकर्ता, वैसे कार्यकर्ता जो या तो रूठे हुए हैं या फिर एक्टिव नहीं है, उनमें कहीं न कहीं उनसे बातचीत करके गतिरोध खत्म करने की कोशिश करते हैं। और हर हाल में उनकी कोशिश होती है कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव का जो महासमर है, जो किला है, उसको फतह किया जाए। तो ये उम्मीद की जा सकती है लालचंद्र कि आज भी जब अमित शाह इस सभागार में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव फतह करने की टिप्स देंगे, बिहार सरकार पर हमले बोलेंगे और विपक्षी एकता की जो कोशिश है, उस एकता की कोशिशों पर भी निश्चित तौर पर उनका करारा हमला होगा। अब देखना होगा कि अमित शाह किन किन बिंदुओं को छूते हैं। जनता इंतजार कर रही है। मौसम का मिजाज थोड़ा ठंड भरा जरूर हो चला है। मौसम जो है बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन बारिश अब रुक गई है। मौसम का मिजाज भले ही ठंड हो, लेकिन जो सियासी मिजाज है वो बहुत ही गर्म है लालचंद्र, और यह भीड़ से आप इसका आकलन लगा सकते हैं। बिल्कुल, और जब अमित शाह जब तापमान को बढ़ाएंगे अपने भाषण के दौरान, तब हम आपके पास जरूर वापस आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और आगे हम खास चर्चा करें उससे पहले हम आपको एक अपडेट देते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर गए हैं। राहुल गांधी वहां के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के मकसद से गए हैं। इस बीच इम्फाल से विष्णुपुर जाते समय राहुल गांधी के काफिले को पुलिस ने रोक लिया। राहुल गांधी के काफिले के साथ कई और कांग्रेस नेता भी साथ जा रहे थे। हालांकि राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा पर ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन ने एक बयान जारी कर
मणिपुर की सभी समस्याओं को जन्म देने के लिए कांग्रेस को ही दोषी ठहराया है। AMSU believes that this present communal crisis in Manipur is a result of the political blunders that have been committed by the successive governments that have ruled Manipur over time, and Congress party has a big role to play in it. And it has come to the notice of AMSU that in 2012, during the Congress ruled in Manipur, the state government during that time have deleted 4 Gram Panchayats, namely Kaubrulekha, Toribari, Kalapahar, and Santalabari Parishad, and 1 Jilla Parishad constituency, namely Kanglatongbi, which were part and parcel of Imphal West district and from the Manipur Panchayati Raj system, and they were allowed to come under the Autonomous District Council of Kangpokpi district. तो राहुल गांधी मणिपुर तो पहुंचे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो छात्र नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हमेशा से मणिपुर में शुरू से ही जो ये समस्या है इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की समान नागरिक संहिता पर बहुत सारे दल अलग अलग पोजीशन ले रहे हैं और कुछ दलों की दुविधाएं क्या हैं, क्या वो नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं, करेंगे चर्चा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि जो समान नागरिक संहिता यानी UCC है उस पर क्या कुछ पोजीशन ले रहे हैं राजनीतिक दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए बयान के बाद सियासी दलों में फायदे नुकसान को लेकर बहस जारी है। सभी अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। वोट बैंक की सियासत में करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला उनके अपने अपने हित में उलझा हुआ है, यानी पार्टियों के अपने अपने हित में उलझ गया है, ऐसा लग रहा है। समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन ने विभिन्न संगठनों और लोगों से राय मांगी है, लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद ये सियासत तेज हुई है राजनीतिक दलों के बीच में। पीएम मोदी ने भोपाल में दरअसल कहा था कि जब एक परिवार में 2 कानून नहीं हो सकते तो फिर देश में 2 कानून क्यों होना चाहिए, ये बड़ा सवाल पूछा था प्रधानमंत्री ने भोपाल में। साथ ही पीएम मोदी ने देश में इस मामले पर वर्षों से चल रहे वोट बैंक की सियासत पर लोगों का ध्यान खींचा था कि इस पर किस तरह से राजनीति होती रही है। विपक्षी एकता के बीच समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस ने कई दलों को पक्ष और विपक्ष में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया है। उदाहरण लीजिए, आम आदमी पार्टी ने UCC का समर्थन किया है किंतु परंतु के साथ। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी इसी के साथ जाने की बात की है। उद्धव ठाकरे गुट ने कि हाँ ठीक है, वो इसके पक्ष में हैं। एनसीपी की बात करें तो वहां ना तो हाँ है और ना तो ना है। यही हालत बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें शायद सबसे बड़ी हैं। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने घुटना टेक दिया था।
कांग्रेस पार्टी की भले ही सियासी मजबूरी रही हो, लेकिन करोड़ों मुस्लिम महिलाओं का सवाल तो उस समय से ही अनुत्तरित रह गया था। शाहबानों वाले मामले से ही तो विवाह है, तलाक है, देश के सभी नागरिकों के लिए विरासत है, गोद लेने के नियम, ये बिल्कुल एक होना चाहिए, लेकिन सियासत हमेशा इसके आड़े आती है और इसीलिए यूसीसी अब तक हो नहीं पाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि समान नागरिक संहिता तो इच्छा है, इसे लोगों के ऊपर जो बहुमत की सरकार है वो थोप नहीं सकती है। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संवैधानिक सत्ता है? अगर नहीं तो फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कानून क्यों सौंप दिया गया था? किस प्रावधान के तहत यह सौंपा गया था? पीएम मोदी ने खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को इस वोट बैंक की सियासत को लेकर आगाह किया था कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए भी क्योंकि सवाल है कि क्यों मुस्लिमों में पसमानदा समाज इतने पिछड़े हुए हैं, क्यों उनका सिर्फ वोट बैंक की तरह ही आज तक इस्तेमाल होता रहा। ये कई सवाल हैं पसमानदा समाज को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के। तो पीएम ने पसमानदा मुस्लिमों के पिछड़ेपन पर चिंता जताई और कहा कि भाजपा हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। तो ये सवाल है कि किस तरह से पार्टियां समान नागरिक संहिता जो हमारे संविधान में वर्णित है उस पर अलग अलग पोजीशन ले रही हैं। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में राजीव पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत राजीव जी, और साथ में गरिमा दसौनी जी हैं कांग्रेस की नेता, बहुत बहुत स्वागत गरिमा जी आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं चर्चा की विनोद जी के साथ। विनोद जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चर्चा तो चलिए शुरू हो गई थी, लेकिन भोपाल में जो पीएम ने बयान दिया उसके बाद अब जो दल है वो पोजीशन ले रहे हैं। कोई कह रहे हैं हाँ ठीक है हम पक्ष में हैं, इसमें ये किंतु है ये परंतु है। कोई कह रहा है ना हम पक्ष में हैं ना हम विपक्ष में, हम कुछ नहीं कह सकते। किसी की मुश्किलें बढ़ गई है, कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी सरकार है वो ये तो सिर्फ एक इच्छा है, उसको कैसे थोप सकती है। लेकिन ये बहस चल रही है, तो क्या मोटे तौर पर जो पार्टियां हैं वो अपने नफा नुकसान के हिसाब से इस पर पोजीशन ले रही हैं, क्या उसी हिसाब से बहस कर रही हैं क्या? विनोद जी। जी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में पढ़ रहा था अभी, तो मैं उसको सुन रहा था, आपकी रिपोर्ट से ही मैं पहले लूं तो सवाल ये है कि आखिर विपक्षी दलों की जो एकता का, जिसको नीतीश कुमार ने कहा था कि ये दिलों का महागठबंधन है, तो आज से उसका महागठबंधन में अगर दिलों का महागठबंधन है तो आज उस महागठबंधन में अलग अलग लोग अलग अलग पोजीशन क्यों ले रहे हैं यूसीसी के मामले में? बड़ा सवाल है। उस महागठबंधन के 23 जून के महागठबंधन में कहा गया था कि हमारी वैचारिक भिन्नताएं जरूर है, लेकिन हम एक पॉइंट पे कि हमें बीजेपी को हराना है, हम एक है। तो अगर वो इस पॉइंट पे एक है तो आज यूसीसी के मामले में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भोपाल के अपने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में इस बात को रखा कि आप लोगों के सामने जाइए और उन्हें बताइए कि इस तरह के चीजों से जो एक वोट बैंक की बात करके लोग यूसीसी को रोक रहे हैं, उसके तरफ से अलग अलग अपने दलील दे रहे हैं, उनके बीच में आपको जाना है और लोगों को समझाना है कि इस देश में हो क्या रहा है। अब ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले वो ये इसमें विपक्षी दलों की एकता के जो शामिल हुए थे, तो उनके प्रवक्ता आके ये बात सामने में रखते हैं कि आम आदमी पार्टी आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एक तरह से देश में लागू करने के पीछे सहमत है। और मैं उस बात को चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि देश में सभी लोगों को एक समान कानून होनी चाहिए। ठीक है,
यही बात शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप को भी लगा होगा कि अगर इस मामले में वो पिछड़ेंगे तो वो जो जिस तरह से पोजिशनिंग महाराष्ट्र में लेते रहे हैं वो तो वो अपने आइडियोलॉजी को किस रूप में रखेंगे, तो वो भी सामने में आ गए। एनसीपी भी ने साफ कह दिया कि ना हम इसमें हाँ में है ना में है। जेडीयू के प्रवक्ता अभी पोजीशन नहीं ले पा रहे, वैसे केसी त्यागी ने कहा था टाइमिंग गड़बड़ है। अच्छा, लेकिन हम एक तरह से इसमें वैचारिक रूप से इस बात में सहमत हैं कि इस देश में एक कानून होनी चाहिए। ठीक है। रही बात, जब आप इस पॉलिटिकल आप ये सब चीजें देख रहे हैं कि इतना कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन का मतलब है कि इन सारे पॉलिटिकल पार्टियों का मुस्लिम जो एक तरह से इस देश में एक वोट बैंक का रूप लिया है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भोपाल में कह रहे थे, क्या उसके लिए आपने उस मुस्लिम कम्युनिटी में आधी आबादी को एकदम दरकिनार कर दिया है? उस कम्युनिटी में जो पसमानदा समाज है उसको आपने एकदम हाशिए पर रख दिया है। तो इन सब चीजों को जवाब देते हुए आज इन विपक्षी पार्टियों को नहीं बन पा रहा है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से अपने पोजीशन में टाइमिंग और बाकी चीजों पे तर्क दे रहे हैं। लौटता हूं आपके पास। आपने जिस कंफ्यूजन का जिक्र किया है ना, वो कंफ्यूजन भी शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। इसीलिए मैं राजीव पांडे जी के पास बाद में आऊंगा, पहले गरिमा दसौनी जी के पास चलता हूं। गरिमा जी, संविधान में नीति निर्देशक तत्व में पूरी तरह स्पष्ट रूप से वर्णित अनुच्छेद 44 में इसका पूरा जिक्र, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले में दरियाफ्त की कि आप इसे लेकर आते क्यों नहीं। उसके बाद गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी का बयान आता है कि ये तो महज इच्छा है और इस तरह से जो बहुमत की सरकार है वो थोप नहीं सकती। क्या कांग्रेस के अंदर ही सबसे ज्यादा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होते हुए भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्या इस मामले को लेकर, गरिमा जी? देखिए, मिश्रा जी ने अभी कहा कि दिल तो मिल गए हैं लेकिन मुद्दे पर बात अपनी अपनी रख रहे हैं और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दिल मिलने का मतलब ये नहीं होता मिश्रा जी कि सब रट्टू तोते हो जाएं और एक ही लाइन पर अपनी बात रखें। ठीक है। हम सब लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में सबको अपनी ओपिनियन और अपनी विचारधारा जाहिर करने का पूरा अधिकार है। और सबका अपना इसमें ओपिनियन है और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी ओपिनियन रखी है। जहां तक आपने कहा कि हम सूटेबिलिटी की राजनीति कर रहे हैं, कुछ वर्ग विशेष को टारगेट करके हम इस तरह की पॉलिटिक्स साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पसमानदा समाज के लिए जो प्रधानमंत्री का बयान है भोपाल का, अगर उसको गौर से सुने तो वो है भड़काओ और राज करो, फूट डालो और राज करो वाली राजनीति पर वो चल रहे हैं कि जो भी दुखती रग है, जिसकी भी दुखती नब्ज है, उसको टच करो और समाज में बंटवारा करने की कोशिश करो। यानी कि इस समय उन्होंने उकसाया है पसमानदा समाज को कि अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपको तो हाशिए पे रख दिया, आपके साथ तो इतने सालों में अत्याचार और अन्याय हुआ, तो इसी को शायद फूट डालो और राज करो की राजनीति कहते हैं। जहां तक यूसीसी का सवाल आपने कहा, तो यूसीसी अगर इतना पसंद है प्रधानमंत्री जी को तो उत्तराखंड में क्यों थोप रहे हैं भाई? केंद्र में लाइए ना सीधे। तो केंद्र में लाने की तो बात हो रही है। मैं वही आपसे कह रही हूं कि यहाँ उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट में कौन से सब्जेक्ट्स को लिया गया, कौन से क्लॉजेस को छोड़ा गया, ये जनता के सामने पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। है ना, अभी उन्होंने लॉ कमीशन ने मांगा है सुझाव, आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं सुझाव। देखिए, लॉ कमीशन की पिछले साल की रिपोर्ट शायद आपने नहीं पढ़ी। हाँ, मैंने पढ़ी है वो, उन्होंने जब वो कहा था। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ये समय मुफीद नहीं है, लेकिन उसके बाद ये दूसरा लॉ कमीशन है जो इसको लेकर आ रही है, सुझाव मांग रही है। इसी को तो थोपना और इसी को तो दबाव की राजनीति कहते हैं कि पिछले साल का लॉ कमीशन ये कहता है कि ये समय मुफीद नहीं है और इस साल का लॉ कमीशन कहता है लाओ भैया। तो ये मात्र एक साल के अंतर में ऐसा क्या देश के अंदर बदल गया कि अब मुफीद समय आ गया? आपके सवाल पर जवाब अब राजीव जी की बारी। राजीव जी, बड़े ध्यान से आप सुन रहे थे, दो चीजों पर जवाब दीजिएगा। एक तो ये इनका गरिमा जी का आरोप है कि आप पसमानदा समाज को भड़का रहे हैं, और दूसरी बात ये कि इस समय वाले लॉ कमीशन को क्यों जरूरत पड़ गई यूसीसी लाने की और इस पर लोगों के विचार लेने की। दोनों पर जवाब दीजिए राजीव जी। जी, पहले मैं जरा 30 सेकंड इसका जो लीगल एस्पेक्ट है। हाँ जरूर। देखिए, भारत के संविधान में दो बातें थी जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि वो एक ना रहे और एक रहे। ठीक। जैसे आर्टिकल 370 था, जिससे जो बाबा साहब नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 रहना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने टेम्पोररी प्रोविजन लिखा
और कांग्रेस की सत्ता इतने दिनों तक रही, उन्होंने बाबा साहब के जो इच्छा थी उसको कंप्लीट नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब की जो इच्छा थी उसको 2019 अगस्त में आर्टिकल 370 पर कंप्लीट कर दिया। ठीक। दूसरी उनकी इच्छा थी ये यूसीसी पर। उनका एक स्टेटमेंट है, एक लाइन का पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने अंबेडकर साहब ने कहा था कि बारिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मुस्लिम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस were governed by Hindu laws in matter of succession till 1937. यूसीसी क्या है? एडॉप्शन, सक्सेशन, मैरिज। रेस्ट क्रिमिनल में तो हाथ नहीं कटवाने की बात करते ही। बिल्कुल। अगर हाथ कटवा लेते, गर्दन कटवा लेते, इसलिए सिविल लॉ से जुड़ा, रेप करने वाले जो लोग हैं ना उनको पत्थर से मारना चाहिए, तो उसमें नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कारण क्या है। दूसरी बात एक और 10 सेकंड में बता दूं, आर्टिकल 44 में एक वर्ड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। शैल वर्ड है। भारत के संविधान में बहुत कम आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है शैल। नॉर्मली शैल मतलब करेगा ही। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इन दोनों बातों पर जो बात कही थी, तो 50% काम तो हो गया मोदी जी ने 2019 में। और आपको मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, हमने कहा है कि यूसीसी हम लाएंगे। अब कई बार आपका ये तो है, ये तो बात है बहुत हमेशा से हम लोग कुछ देखिए, संविधान डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में क्या होता है, चुनाव से पहले आप मैनिफेस्टो बनाइए और जनता के बीच में लेके जाइए। अच्छा, आप उस पर जवाब दे दीजिए जरा। आप उस पर मैं आ रहा हूं बस। आप 10 जनता ने हमको कहा है, जनता के हिसाब से काम करेगा। अब आती है दो बातें। इन्होंने कहा कि पसमंदा मुसलमानों को भड़का रहे हैं। जी। अरे भाई, पसमंदाओं का जो तुमने शोषण किया है, मुसलमान की जितनी भी जो चीजें हैं जो पूरी दुनिया में नहीं है और भारत में चल रही है, जो सऊदी में क्या चल रहा है ये देख लीजिए, उससे ज्यादा कट्टर इस्लाम भारत में इन्होंने ले आया। उन्होंने हदीस को कहा कि हदीस को हम नहीं मानते। अभी जो राजा है मोहम्मद बिन कई सारे हदीस को उन्होंने कहा नहीं, हदीस मानते ही नहीं। और यहाँ पर हदीस के नाम पे क्या हलाला, तो क्या ट्रिपल तलाक, तो क्या पॉलीगेमी। एक वीडियो में कल एक केस देख रहा था, 5वीं शादी के बाद 6ठी कह रही है हलाला कर। अब देखिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मेरा सिंपल कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पसमंदा मुसलमानों को बराबरी पर, भारत में हर समाज के हर वर्ग के लोगों को बराबरी पर लाना है। देखिए, हमारे यहाँ रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन SC ST का था। उस समय भी एक डिबेट हुआ कि क्या जो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उनको रिजर्वेशन दे। बाबा साहब ने बोला नहीं, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने कहा कि यह केवल कुरीति हिंदू धर्म में। चौथी बात, यूसीसी क्यों जरूरी है? बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में जो 4 धर्म है, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, इस चारों का तो ऑलरेडी यूसीसी बना करके बाबा साहब चले गए। बिल्कुल, हिंदू, जिसको हम लोग हिंदू कोड बिल कहते हैं। हिंदू नहीं, चारों हिंदू है। भारत के संविधान में जो एक्चुअली एक विषयांतर हो जाएगा, नहीं तो मैं एक बात बताऊं कि देश में जो वीर सावरकर जी की थ्योरी थी, पुण्य भूमि और पितृभूमि एक होने वाला, वो पुण्य भूमि और पितृभूमि इन चारों की एक है। उसके लिए ऑलरेडी बाबा साहब अंबेडकर ने यूसीसी ला दिया। ये सब एक तरफ से होगा। अब विषय लास्ट लाइन बताता हूँ। ये राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं ना, अभी देखिए 2 पार्टी, मैं अभी मुंबई से आपके शो में जुड़ा हुआ हूँ। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो अभी यूबीटी है, उनके पुत्र भी चाह के भी कितने भी पथभ्रष्ट हो गए हों, लेकिन इतने नहीं हुए कि वो यूसीसी का विरोध कर पाएंगे। अगर उन्होंने यूसीसी का विरोध किया तो मुंबई में कॉर्पोरेटर नहीं जीत सकता। ठीक है। आज मजबूरी में उन्होंने कह दिया। अब आप सीपीएम का स्टैंड जरा पता करिए। ठीक, उन्होंने जी इस विषय को कांग्रेस छोड़ करके ज्यादातर पार्टियां समर्थन करेंगी। लौटता हूं आपके पास राजीव जी, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, जो ये बातें हो रही हैं, देखिए तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। पी चिदम्बरम का बयान आ गया कि भाई ये तो इच्छा है, तो मेजॉरिटी सरकार जो बहुमत सरकार है वो क्यों थोप रही है इस तरह से। तो सवाल ये है कि क्या वो ये समझते नहीं है कि ये कितनी संवैधानिक बात है, या फिर जो वोट बैंक की राजनीति जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, वोट बैंक की राजनीति इस तरह के बयान या अलग अलग स्टैंड लेने के लिए सभी पार्टियों को मजबूर कर रही है क्या? लाल जी, ये दोनों बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी सियासत की बात तो करेंगे, अपने अपने पोजीशन पे रख के करेंगे। लेकिन जो चीजें इसके पीछे का हर्डल रहा है और सियासत रहा है, उसकी तरफ मैं जरूर अपने लोगों को और अपनी जनता के सामने में, अपने दर्शक के सामने में रखना चाहूंगा कि ये लाइन जो मिसिंग है वो कहां से है।
सबसे बड़ी बात है कि इस देश में एक गैर संवैधानिक सत्ता बना के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जो सिंपली एक एनजीओ का वो एक हैसियत है उनकी, और उनके हवाले अगर आप देश के 20 से जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिएगा विनोद सर। बोर्ड के हिसाब से वो सारे देश का कानून बना, आ रहा हूं गरिमा जी आपके पास। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बात के लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि जो मैडम को थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन एक साथ केस ने एक मौका दिया था इस देश को, जिसमें सुप्रीम पहली बार का मामला सामने आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज के सामने में रखकर एक तरह से उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देश के सामने में एक मौका है, और एक 62 साल की महिला जो गुजारा 200 रुपए गुजारा भत्ता के लिए गिरा रही थी, और उसको उस समय में आप ये देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून, उसके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कानून को सही करते हुए, फैसले को बरकरार रखते 200 रुपए देने, भत्ता देने की बात की, तो राजीव गांधी ने उसको इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद में उसके कानून को बदल दिया। बहुत बड़ा सवाल है, ब्लंडर है जो आज तक कोई भी इसमें यूसीसी के मामले को छू नहीं सका। हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता था कि इस देश में कुछ बवाल सा हो जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक लाइन खींचा है। देखिए, ये अवेयरनेस की बात है, कानून कब बनेगा नहीं बनेगा, अभी लॉ कमीशन एक सुझाव मांगा है, तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ होते कौन है, ये राजीव गांधी ने क्यों किया था, तो यही वोट बैंक के सियासत की बात लोगों को बतानी चाहिए। लौटता हूं आपके पास। और गरिमा जी, सबसे एक बड़ी बात यह कि 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, और उस समय यह कहा जाता है कि हमें समान नागरिक संहिता की आगे की दिशा में बढ़ना है, इसे बनाना है, लागू करना है। लेकिन जब शाहबानो वाला प्रकरण होता है तो उसमें आगे तो बढ़े नहीं, उस पोजीशन पर भी नहीं रहे, प्रतिगामी कदम यानी पीछे जाने का कदम उठा लिया गया। जिस समय शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, तो कांग्रेस में यह कंफ्यूजन रहा तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सलाहकार संपादक से है कि ये जब मुस्लिम लॉ बोर्ड को कह रहे हैं कि एनजीओ की एक हैसियत उनकी है, मैं जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या हैसियत समझते हैं ये? उसकी हैसियत एनजीओ से ज्यादा है क्या वो किसी समाज के कानून का फैसला कर रही है आरएसएस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह? वो तो कठपुतली की तरह पूरे देश को चला रहे हैं आरएसएस वाले। देखिए, ये आधिकारिक तौर पर आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह। अच्छा, मैं दूसरा बताऊं आपको, अभी आपके जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा आप हमारा मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, हमने अपने हर मैनिफेस्टो में ये लिखा वो लिखा। आपने मैनिफेस्टो में लोकपाल की बात भी कही है, आपने यहाँ प्रदेशों के मैनिफेस्टो में लोकायुक्त की भी बात कही है, और अभी आपने ये कहा कि हम तो वो करेंगे जो जनता कहेगी। जनता को इससे आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूसीसी आए या नहीं आए, लेकिन हाँ, महंगाई जो टमाटर ने शतक लगा दिया, बेरोजगारी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम जनता को फर्क पड़ता है। लोकपाल और महंगाई पर किसी और दिन बहस कर लेंगे, आज यूसीसी पर रहते हैं। यूसीसी जब आएगा तब आएगा, बहुलवादी देश है हमारा, अनेक विभिन्नता वाला देश है हमारा। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कितना प्रैक्टिकल होगा यूसीसी, यहाँ पर कितना कारगर। बहुलता के साथ गरिमा जी, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है ना। आप दूसरों को भी काश इतना ही इंटरफेयर करते या इंटरवीन करते तो मजा आता। बिल्कुल, आप बोलिए। मुझे बात रखने दीजिए। आपने कहा कि एक देश एक कानून रहेगा, एक देश एक टैक्स रहेगा, तो एक देश एक झंडा क्यों नहीं है? इनके मुख्यालय में क्या देश का राष्ट्रीय झंडा फहराता है? ये बताइए कि इस देश में इस समय आप कहते हैं कि मैं टोक देता हूं, बताइए। आप बात ऐसे ही कर रही हैं कि टोकना पड़ रहा है मुझे। कौन से मुख्यालय की बात कर रही हैं आप? इस देश में केवल एक झंडा लहराता है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूं ये बात, यहाँ पैनल में सबसे पूछ रही हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज सब जगह लहराता है क्या? इनसे लहराता है, अलग अलग पार्टियों का अपना अपना लहराता है, और राष्ट्रीय ध्वज भी लहराता है। नहीं, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज, हर बार हमसे कहा जाता है कि 1 नेशन 1 टैक्स, हम कितने टैक्स भर रहे हैं?
कितना ये लोकपाल को ले आए। ये इस समय सिर्फ अपनी नाकामियों को, इनको 2024 सारे विपक्षी दलों के एकजुट होने की वजह से ये बौखला गए हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, पूरा आ रहा हूं, आप पूरा बोलिएगा राजीव जी। गरिमा जी की आवाज। हाँ, इनके राम मंदिर मुद्दा भी इनके हाथ से खिसक गया, इसलिए अपनी नाकामियों को जो 9 साल के जो वादे हैं उस पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते ना कि राम मंदिर बनाएंगे, रामलला को लाएंगे, तो आप यूसीसी लाएंगे, तो हर बार चुनाव से पहले एक तुरुप का। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है आपके पास। ठीक है, विपक्षी एकता को देखते हुए बौखलाहट में प्रधानमंत्री मोदी, अच्छा ठीक है, बौखलाहट में कह रहे हैं, ठीक है, आपका ये एंगल। ये राजीव जी, एक देखिए, इन्होंने सारी बातें उठाई, लेकिन यूसीसी पर इनका ये कहना है कि बहुलता वाला देश है तो कितना प्रैक्टिकल होगा, नहीं होगा, तो उसी पर पूरा जोर क्यों है? लॉ कमीशन ने जब पहले मना किया था, तो इस बार लॉ कमीशन क्यों इसे फिर से मांग रहा है? राजीव जी देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि चुनाव आते ही हम घबरा गए हैं। ऐसे ही अगर आप जनवरी से लेकर के मई तक ऐसे ही ये प्रलाप करते थे, और उस प्रलाप के बाद जब चुनाव हुआ मई 2019 में, तो लगभग 6 करोड़ वोट ज्यादा मिला, और हम लोग 32 या 33% से 38 या 39% तक पहुंच गए। देश में 5 साल काम करने के बाद जनता ने मोदी जी को भर भर करके आशीर्वाद दिया कि और लो वोट और 5 साल। दूसरी बात इन्होंने कही कि राम मंदिर का मुद्दा, आप उनको सुन लीजिए, उन्होंने पूरा सुना था, बीच में मत बोलिए गरिमा जी, पूरा सुना था उन्होंने, बीच में मत बोलिए। मैंने एक शब्द किसी, पिछली बार भी आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत करके लगा कि राहुल बाबा को कि हम प्रधानमंत्री ही बनेंगे, कहाँ चले गए कि विपक्ष का नेता, तमीज से बात करिए। बाबा नहीं, राहुल गांधी नाम है। अच्छा, राहुल गांधी बोल दिया उन्होंने, सुधार कर लिया, बोलना शुरू करूंगी, मैं भी फेंकू और तड़ी पार बोलना शुरू करूंगी। गरिमा जी कर लिया सुधार, अब छोड़िए यूसीसी पर रहिए, यूसीसी पर रहिए, यूसीसी पर राजीव जी, यूसीसी पर रहिए। यूसीसी मैंने नहीं, उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा था। तो चुनाव की तो परिस्थिति कैसी है वो देश की जनता देख रही है, लेकिन मैनिफेस्टो बनता ही इसीलिए है। भारत का संविधान को जिसको ज्ञान है कि जा करके आप जनता के बीच में, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है, हम जनता से पूछेंगे, जनता ने हमें कहा अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, गरिमा जी उनको कंप्लीट तो कर लेने दीजिए, अभी उन्होंने कोई भी वैसा शब्द नहीं बोला है, कंप्लीट कर लेने दीजिए गरिमा जी, इस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, गरिमा जी कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको। कहाँ से लोगों को लाते हैं आप? मेरी बात, आप अपनी बात रखिए, बात पूरी कीजिए राजीव जी, राजीव जी बात। मैं क्या कह रहा हूं, तो ये परिस्थिति है। अब इनका कहना है बहुलतावादी देश है, पूरी दुनिया में जहां जहां संविधान के हिसाब से कानून बनाए हुए वो देश डेवलप कर गया। ठीक है, चलिए, अभी बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। पाकिस्तान राजीव जी, एक इंपॉर्टेंट लाइव के लिए मुझे जाना, इसलिए शुक्रिया कर रहा हूं माफी के साथ, और गरिमा जी आपका भी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलते हैं लखीसराय, जहां पर कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं जनसभा में। सभी सीटें भाजपा को जिताने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी, यही जिला जिनका मातृभूमि है, यहीं पैदा होने वाले हमारे नेता श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, नित्यानंद राय जी, विजय कुमार सिन्हा जी, श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, श्री विनोद तावड़े जी, श्री सुनील ओझा जी, सुशील कुमार मोदी जी, ऋतुराज सिन्हा जी, तारकिशोर प्रसाद जी, बहन रेणु देवी जी, श्री नागेंद्र जी, भिखुभाई, श्री मंगल पांडे, श्री संजय मयूख और मंच पर उपस्थित सभी विधायक महोदय, सांसद महोदय और आज
मुंगेर की इस विशाल जनसभा में ऐसे हवामान के बीच में भी, बारिश के बीच में भी आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, मैं पटना उतरा तब मुझे बताया गया कि बारिश और आंधी है, मुंगेर नहीं जा पाएंगे। मगर ये अशोक धाम के बाबा भोले बाबा की कृपा है कि बारिश और आंधी के बावजूद आप लोगों के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये बिहार हमेशा बदलाव और क्रांति की भूमि रहा है और इसी बिहार ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद की। आज ये जनसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, जनसंपर्क कार्यक्रम का एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन के 9 साल समाप्त हो गए। देश की जनता का धन्यवाद करने के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लोकसभा में गए हैं और इसी के तहत मैं आज मुंगेर वालों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि ये बिहार की ही जनता है जिसने 2014 में मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 53% वोट के साथ 39 सीटें दी। अब समय आ गया है कि 1-2 सीटों का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है। 14 में आपने जिताया, 19 में आपने जिताया, अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए, एनडीए को देने का काम करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। मित्रों, मोदी जी ने ये 9 साल में इस देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आजादी से अब तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल डालने का काम नहीं किया। किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसान और मेरे बिहार के 86 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन के तहत गरीब के घर में नल से जल पहुंचाना, देश भर के
35 करोड़ गरीब जनता के घर में आजादी के 70 साल के बाद देश के किसी प्रधानमंत्री ने जल पहुंचाने का संकल्प लिया। बिहार के 1,60,00,000 लोगों के घर में 1,60,00,000 घरों में कनेक्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करोड़ों गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। अपने बिहार में बैठ जाओ। अपने बिहार में 75 लाख लाभार्थियों को, अपने बिहार में 75 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का सारा खर्चा, स्वास्थ्य का कोई भी सवाल हो नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। अकेले बिहार में 1.25 करोड़ माताओं को, 1,30,00,000 माताओं को घर में शौचालय बनाकर दिया। 1,80,00,000 लोगों को 2.5 साल से मुफ्त में अनाज भेजने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और 37 लाख 37 लाख लोगों को घर बनाकर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीतीश बाबू, हमारा हिसाब पूछ रहे हो? मैंने तो कहा बिहार के गरीबों के लिए हमने क्या किया। आपने कहा था कि खाते तो खोले, बोनी करा दो। बोनी नहीं, गरीब के घर में ढेर सारा काम भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये 9 साल भारत के गौरव के 9 साल रहे हैं। मोदी जी के शासन में विश्व भर में मोदी जी जहां जहां जाते हैं, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, फ्रांस जाए, इजिप्ट जाए, जहां जहां जाते हैं मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, अभी अभी अमेरिका गए थे, इसके पहले G7 की बैठक में गए। कोई राष्ट्राध्यक्ष इनका अपॉइंटमेंट मांग रहा है, कोई उनका हस्ताक्षर मांग रहा है और कोई पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांग रहा है। मित्रों, ये मोदी जी का जो सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है, वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। मोदी जी का जो सम्मान हो रहा है, ये मुंगेर वालों, आपका, बिहार की जनता का और 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को गौरव दिलाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 वर्ष के अंदर भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ मुंगेर वालों, पहले जब कभी पाक प्रेरित आतंकवादियों के हमले होते थे, ये सोनिया मनमोहन की सरकार कोई जवाब नहीं देती थी। मौनी बाबा चुप होकर दिल्ली बैठ जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान वालों को लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, यूपीए सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
मुझे बताओ मुंगेर वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, डीएमके सभी लोग 70 साल से धारा 370 को बच्चे की तरह गोदी में खिलाते थे। बिहार वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और एक कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट मणि बन गया। ये सारे लोग संसद में इकट्ठा होकर काऊ 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 करते थे, पूरी जमात, और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को विकसित करने का काम किया है। और मैं आज मुंगेर में आया हूं तब, आज मुंगेर लोकसभा में आया हूं तब मैं इतना कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश को ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिए और बिहार को भी ढेर सारे काम दिए हैं। मुंगेर से बेगूसराय तक रेल सड़क को डबल करने का काम और पुल के निर्माण का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लखीसराय वालों, जरा जोर से ताली बजाना। मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ रोडवेज के लिए 3 लाख करोड़ के 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। 45,000 करोड़ रुपया भारतमाला के तहत दिया। 28,500 करोड़ रुपया बिहार और झारखंड के एक्सप्रेस वे के लिए दिया। 6,800 करोड़ की लागत से गंगा पर पुल और सड़क उन्नयन को मंजूरी दी। 3,400 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं लागू की। लगभग 230 करोड़ लंबा असम दरभंगा एक्सप्रेस वे भी चलाया। मधुबनी प्रधानमंत्री सड़क योजना 175 करोड़ की बनी। रेलवेज में 13,400 करोड़ रुपए से पटना में मेट्रो का काम शुरू किया। सुपौल अररिया 96 किलोमीटर 1600 करोड़ और 1226 करोड़ रेलवे ट्रैक का 85 नए ओवरब्रिजों के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दरभंगा में उड़ान योजना से दरभंगा को जोड़ा और शिवहर जनपद में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय डिग्री कॉलेज, जंझारपुर में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय, बक्सर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कोसी नदी पर 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना नरेंद्र मोदी जी ने दी है। 1360 मेगावाट की क्षमता वाला एनटीपीसी का
बक्सर के चौसा में एक पावर प्लांट बनाने का काम चालू हुआ है और मधेपुरा में मछली चारा मिल भी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज यहां नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों, मुझे एक बात कहनी है, जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों, उनको भी मालूम है, इसीलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनको प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है। खामखा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश बाबू यहीं रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। अभी एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 20 पार्टियां आई हैं, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो गई। वो बात तो सही है, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। और ये बिहार की भूमि, ये बिहार की भूमि जयप्रकाश की भूमि है, जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। नीतीश बाबू, आपको शर्म आनी चाहिए। 20 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हो। मुझे बताओ, लखीसराय वालों, मुंगेर वालों, मुझे बताओ, जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे, इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? अरे नीतीश बाबू, आपकी तो राजनीतिक पैदाइश ही भ्रष्टाचार का और लालू का विरोध कर कर शुरू हुई। आपके राजनीति की शुरुआत इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार की खिलाफत से हुई और आप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का विरोध कर कर बन गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, किस मुंह से आप कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मुंगेर और लखीसराय की जनता के सामने आएंगे? आपको जवाब देना है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की पार्टी। राजनीति में कोई भी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है। हम तो ऐसी पार्टी से आते हैं जहां नेता का लॉन्चिंग नहीं होता, जनता ही नेता को लॉन्च कर देती है। मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से, जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर ये लॉन्च ही नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। मैं आप सभी को, जो लोग वहां बैठे थे, उनको बताना चाहता हूं, बिहार की जनता कभी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकती। मित्रों, मुझे बताओ, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 24 में हमारा नेतृत्व करने वाले हैं। मुझे बताओ, बिहार में सभी की सभी सीटें नरेंद्र मोदी जी को दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, दोगे क्या? बिहार को ये जंगल राज से फिर से मुक्त कराओगे क्या?
ये भ्रष्टाचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दोगे क्या? मित्रों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, जो लोग सत्ता के लिए लालू और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, उन्हीं के कारण गुंडाराज, बालू माफिया, शराब माफिया और हथियारों के जखीरे बिहार के अंदर आए। बिहार की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति दिन प्रतिदिन चरमराती जा रही है और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए फिर से एक बार एकजुट होकर जनता के सामने आ रहा है। 2024 में बिहार की जनता को तय करना है कि 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए। मुझे बताओ, 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए? जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? माताओं, भाइयों, बहनों, आज इतने खराब मौसम ने आप सभी लोग यहां आए हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, मगर ईश्वर की कृपा हो गई और आज यहां से जाकर मैं भी अशोक धाम के दर्शन करूंगा। मगर आज लखीसराय और मुंगेर वालों को एक संकल्प लेना है कि जिन्होंने दल बदल करा है, विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उनको दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोकसभा ने करना है, लखीसराय वाला ने करना है। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 24 और 25 में भाजपा एनडीए की सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ। सभी सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचे और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो बिहार में मुंगेर जिले के लखीसराय से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर, और खास तौर पर उन्होंने जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां, उपलब्धियां वो तो गिनाई ही, लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, वहां की जो राज्य सरकार है और विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, उस पर उन्होंने करारा हमला बोला। तो आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम